नमस्कार, मैं डॉक्टर रामकृष्ण श्रीवास्तव, प्राध्यापक रसायन शास्त्र, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान भोपाल में कार्यरत हूं और आज हम आपके साथ रसायन प्रयोगशाला के संचालन और प्रबंधन पर प्रशिक्षण के संबंध में बात करेंगे। यह प्रशिक्षण रसायन प्रयोगशाला के सुचारू संचालन और बेहतर प्रबंधन से संबंधित है। इस प्रशिक्षण से प्रयोगशाला तकनीशियन, इंस्ट्रक्टर और विषय शिक्षक लाभान्वित हो सकेंगे। प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रशिक्षणार्थियों को रसायन प्रयोगशाला के बारे में सम्यक जानकारी प्रदान करते हुए उन्हें कुशलता प्रदान करना है। इसके साथ ही प्रशिक्षण में रसायन प्रयोगशाला में सुरक्षा संबंधी सावधानियों को भी सम्मिलित किया गया है। अब तक आपने क्या सीखा? इस मॉड्यूल में हमने ये सीखा कि रसायन प्रयोगशाला का सुरक्षित संचालन और कुशल प्रबंधन विज्ञान शिक्षण का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह प्रशिक्षण विशेष रूप से प्रयोगशाला सहायकों, विज्ञान शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी है, जो प्रयोगों की तैयारी, उपकरणों की देखभाल और सुरक्षा मानकों को समझना चाहते हैं। प्रयोगशाला में अम्ल क्षार अनुमापन, संश्लेषण, विश्लेषण जैसे प्रयोग छात्रों की वैज्ञानिक समझ को व्यावहारिक आधार देते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इस प्रशिक्षण में हम क्या-क्या सीखेंगे, जहां हम इस कोर्स के प्रमुख उद्देश्यों और सीखने की दिशा को समझेंगे। इस प्रशिक्षण में हम सीखेंगे कि रसायन प्रयोगशाला में कौन कौन से प्रयोग और उनके लिए क्या तैयारी की आवश्यकता होती है। रसायन प्रयोगशाला में प्रयुक्त सामग्रियां जैसे केमिकल्स, ग्लासवेयर्स, उपकरण इत्यादि का उचित रखरखाव कैसे करते हैं। प्रयोगशाला में विभिन्न प्रयोगों के लिए आवश्यक विलयनों को कैसे तैयार किया जाता है। इसके साथ ही रासायनिक तुला पर पदार्थों के तौलने की प्रक्रिया कैसे करते हैं। रसायन प्रयोगशाला का बेहतर प्रबंधन क्यों और कैसे किया जा सकता है। रसायन प्रयोगशाला में कौन कौन सी सावधानियां और सुरक्षा के उपाय आवश्यक है। अब तक आपने क्या सीखा? अब जब हमने इस प्रशिक्षण के उद्देश्य समझ लिए हैं, तो आइए जानें कि हम इस पाठ्यक्रम में कैसे आगे बढ़ेंगे और क्या-क्या सीखेंगे। यह प्रशिक्षण प्रयोगशाला संचालन से जुड़ी हर जरूरी जानकारी को चरणबद्ध और व्यावहारिक तरीके से प्रस्तुत करता है, ताकि आप प्रयोगशाला में आत्मविश्वास से काम कर सकें। सबसे पहले हम देखेंगे मॉड्यूल 1, प्रयोगशाला परिचय और किए जाने वाले कार्य, जिसमें हम जानेंगे कि एक रसायन प्रयोगशाला में कौन कौन से प्रकार के प्रयोग होते हैं और उनका उद्देश्य क्या होता है। फिर आएगा रसायनों के बारे में, जहां हम रसायनों की पहचान, उनके प्रकार, लेबलिंग और सुरक्षित भंडारण से जुड़ी जरूरी जानकारियां प्राप्त करेंगे। इसके बाद हम बढ़ेंगे प्रयोगशाला उपकरण मॉड्यूल की ओर, जिसमें यह समझेंगे कि आमतौर पर उपयोग होने वाले उपकरणों को सही तरीके से कैसे संभाला जाए और उनकी देखभाल कैसे करें। फिर आएगा प्रयोगशाला में व्यवहार और सुरक्षा, जो हमें बताएगा कि प्रयोग करते समय किन सुरक्षा नियमों और शिष्टाचार का पालन करना जरूरी है। इसके बाद हम सीखेंगे अपशिष्ट प्रबंधन, जहां हम समझेंगे कि प्रयोगों के बाद बचे रसायनों और अपशिष्ट को किस तरह से सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से निपटाया जाता है। फिर आएगा मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी, जहां हम एसओपीज का महत्व, उनका प्रारूप और उनका पालन कैसे किया जाए, यह जानेंगे। अंत में हम आएंगे आपातकालीन स्थितियां और प्राथमिक उपचार मॉड्यूल पर, जिसमें हम यह सीखेंगे कि अगर प्रयोगशाला में कोई दुर्घटना हो जाए तो तुरंत क्या कदम उठाने चाहिए और किस तरह का प्राथमिक उपचार जरूरी होता है। हर मॉड्यूल के बाद छोटे छोटे मूल्यांकन होंगे, ताकि आप खुद परख सकें कि आपने क्या सीखा और कितना समझा। तो आइए इस प्रशिक्षण की शुरुआत करते हैं। प्रयोगशाला परिचय और किए जाने वाले कार्य से, जहां हम प्रयोगशाला की मूल भूमिका और गतिविधियों को जानेंगे। पाठ्यक्रम की रूपरेखा। इस प्रशिक्षण में हम 5 प्रमुख मॉड्यूल्स के माध्यम से रसायन प्रयोगशाला संचालन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। मॉड्यूल 1, प्रयोगशाला का परिचय और कार्य प्रयोगशाला में किए जाने वाले विभिन्न प्रायोगिक कार्यों और उनकी उपयोगिता को समझेंगे। मॉड्यूल 2, रसायनों का प्रबंधन
और सुरक्षित भंडारण रसायनों की श्रेणियां, उनका सुरक्षित उपयोग और भंडारण की प्रक्रियाओं को जानेंगे। मॉड्यूल 3 आवश्यक विलयनों की तैयारी और तौल प्रक्रिया, विभिन्न सांद्रता के घोल बनाना और तुला के माध्यम से सटीक माप लेना सीखेंगे। मॉड्यूल 4 उपकरण और सामग्री का रखरखाव, प्रयोगशाला में उपयोग होने वाले उपकरणों और ग्लास सामग्री की देखरेख और सफाई के तरीके समझेंगे। मॉड्यूल 5 प्रयोगशाला में सावधानियां और सुरक्षा उपाय, प्रयोगशाला में कार्य करते समय अपनाई जाने वाली जरूरी सावधानियां और आपातकालीन तैयारियां जानेंगे। अब आइए शुरुआत करते हैं पहले मॉड्यूल से, प्रयोगशाला का परिचय और कार्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं मॉड्यूल 1 से। इसमें हम प्रयोगशाला के परिचय और उसमें किए जाने वाले कार्यों के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रयोगशालाओं का लक्ष्य छात्रों सहित अन्य उपयोगकर्ताओं को प्रायोगिक कार्य हेतु आवश्यक सुविधा, सहयोग और उचित संसाधन प्रदान करना है। प्रयोगशालाओं के माध्यम से सैद्धांतिक अवधारणाओं और उनके अनुप्रयोगों को समझने में आसानी होती है। इसके साथ ही शोधार्थियों द्वारा किए जाने वाले शोध कार्यों में भी प्रयोगशालाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्यालयों और महाविद्यालयों में रसायन प्रयोगशालाओं का सुचारू संचालन और प्रबंधन रसायन विज्ञान के अध्ययन का अनिवार्य हिस्सा है। तो चलिए सबसे पहले आप जानते हैं कि प्रयोगशाला में कौन कौन से कार्य हम करते हैं। तो रसायन प्रयोगशाला में निम्न कार्य किए जाते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के अनुमापन यानी टाइट्रेशंस, अम्लीय और क्षारीय मूलकों तथा कार्बनिक यौगिकों की पहचान, भौतिक रसायन के अनेकानेक प्रयोग, कार्बनिक और अकार्बनिक संश्लेषण, भारात्मक आकलन, जल, मृदा तथा अयस्कों का विश्लेषण तथा इसके साथ ही शोध कार्य सहित अन्य कार्य भी इन प्रयोगशालाओं में किए जाते हैं। अगर आप बात विभिन्न प्रकार के अनुमापन की करें तो इसमें आपने कई बार एसिडिमेट्री एंड अल्कलीमेट्री यानी अम्लमितीय और क्षारमितीय, संकुलमितीय यानी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक, अवक्षेपण यानी प्रेसिपिटेशन, रेडॉक्स और आयोडीन अनुमापनों को किया होगा। तो स्वाभाविक तौर पर जब इस प्रकार के टाइट्रेशंस हम लैब में परफॉर्म करते हैं तो इन सब के लिए क्या कुछ तैयारियां हमें करनी होती है और इसके प्रबंधन के लिए भी बहुत सारी चीजों को हमें ध्यान रखना होता है। इसके साथ ही हम अम्लीय और क्षारीय मूलकों तथा कार्बनिक यौगिकों की पहचान करते हैं, जो कि एक क्रमबद्ध विश्लेषण है जिसमें अलग अलग समूह बने होते हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं, उनके माध्यम से हम उन मूलकों का और यौगिकों की पहचान करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री के कई सारे अनुप्रयोग जैसे गैस नियम, वाष्प दाब, विलयन, बलगतिकी यानी काइनेटिक्स, ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनामिक्स, अधिशोषण, प्रावस्था, पृष्ठ तनाव, शानता, संक्रमण ताप, फायर पॉइंट, फ्लैश पॉइंट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इत्यादि कई सारे प्रयोग हम लैब में करते हैं। और यकीनन इन सारों के लिए भी कई सारी तैयारियां हमें करनी होती है। जहाँ तक सिंथेसिस यानी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सिंथेसिस की बात है, इनके संश्लेषण की बात है, तो इसमें हम ऑर्गेनिक में सिंगल, डबल या मल्टी स्टेज सिंथेसिस करते हैं और साथ ही इनऑर्गेनिक में कई सारे सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स यानी संकुल यौगिकों का संश्लेषण किया जाता है। भारात्मक यानी ग्रेविमेट्रिक एस्टिमेशन या आकलन की बात करें तो बेरियम, सिल्वर, निकल, कॉपर, जिंक इत्यादि कई धातुओं के हम भारात्मक आकलन करते हैं। जल, मृदा तथा अयस्कों के जो विभिन्न सैंपल्स हमको मिलते हैं उनके विभिन्न पैरामीटर्स, उनकी शुद्धता इत्यादि की जांच की जाती है, उनका परीक्षण किया जाता है। और रसायन शास्त्र में जो विभिन्न क्षेत्र हैं शोध के, उनमें जो भी हमारे शोधार्थी हैं जो रिसर्च कर रहे हैं वो अपने शोध कार्य भी इन प्रयोगशालाओं में संपन्न करते हैं। अब तक आपने क्या सीखा? प्रयोगशालाएं सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहार में बदलने का माध्यम है। ये बेहतर समझ विकसित करने और शोध कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विशेष रूप से रसायन विज्ञान में स्कूल और कॉलेज स्तर पर प्रयोगशालाओं का सही संचालन अत्यंत आवश्यक है। प्रयोगशालाएं अध्ययन और शोध दोनों के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती हैं। अब चलिए हम शुरुआत करते हैं मॉड्यूल 2 की, और इस मॉड्यूल में हम आपके साथ बात करेंगे रसायनों के बारे में। जी हाँ, रसायन यानी केमिकल्स एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और बहुत सारी जानकारियां
हमें लैब के संचालन और प्रबंधन के लिए रखना जरूरी है। रसायन प्रयोगशाला में प्रायोगिक कार्य हेतु रसायनों की जो आवश्यकता है वो हम सब जानते हैं, हम सबके लिए सर्वोपरि है। और इन केमिकल्स की कई अलग अलग श्रेणियां होती है, जैसे हम AR ग्रेड केमिकल्स कह सकते हैं, LR ग्रेड केमिकल्स हो सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेड केमिकल्स होते हैं, विशेषकर जब हम HPLC में काम करते हैं या हम एटॉमिक एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए काम करते हैं, हम GC के लिए बात करते हैं। ऐसे अनेक जो हमारी विश्लेषण तकनीकें हैं उनके लिए भी विशिष्ट रसायनों की हमें आवश्यकता होती है। और आप सब जानते हैं कि इन रसायनों का हमें प्रोक्योरमेंट करना होता है, यानी हम इनकी खरीदारी करते हैं। तो हम जिस भी राज्य में हैं या केंद्र शासन के अधीन जो प्रयोगशालाएं हैं उसमें अगर काम कर रहे हैं तो हमें जो भी लागू होने वाले भंडार क्रय नियम हैं उनका विधिवत पालन करते हुए हम इन रसायनों का क्रय करते हैं। और जब क्रय हो जाता है तो हम जानते हैं कि इनकी प्रविष्टि हमें स्टॉक रजिस्टर में करनी होती है और रजिस्ट्री के साथ साथ हम उनके सुरक्षित भंडारण को भी सुनिश्चित करते हैं। आगे हम बात करेंगे कि ये सब भंडारण कितना महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी केमिस्ट्री लैब के ऑपरेशन के लिए। और जब ये केमिकल्स हमारे पास आ जाते हैं, हमारे स्टॉक में होते हैं, तो फिर हमें जो भी हमारे उपयोगकर्ता हैं उनके लिए इनको हम जारी करते हैं। तो इन सब की भी एक पूरी प्रक्रिया होती है। तो आइए हम अब ये जानें कि इन रसायनों का सुरक्षित भंडारण आखिर कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो हमारे लैब में जितने भी केमिकल्स हैं, आप ये बिल्कुल मानकर चलें कि सारे रसायन हमारे लिए वर्जित हैं। हम किसी भी तरह से उन रसायनों को हल्के में नहीं ले सकते हैं। यानी प्रत्येक रसायन में संभावित खतरे छुपे होते हैं और इस इन खतरों के बारे में हमारी जागरूकता का होना बेहद जरूरी है। और जब खतरे संभावित हमको लगते हैं कि केमिकल्स के साथ हैं, तो फिर इनका भंडारण भी विशिष्ट प्रकार से होना चाहिए। और जब हम भंडारण की बात करते हैं तो उनका फिर जो मैनेजमेंट है, उनका जो प्रबंधन है, उसका भी हमको प्रावधान करने की आवश्यकता होती है। और किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में, किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में जो भी केमिकल्स हैं कहीं वो आपस में मिक्स ना हो जाएं, उनका आकस्मिक मिश्रण जो है उसको भी रोकने की हमें यथोचित व्यवस्था करने की आवश्यकता होती है। तो अब जब भंडारण के बारे में, केमिकल के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जो भी हमारे संक्षारक यानी कोरोसिव नेचर के केमिकल्स हैं या जो लिटरली पॉइजन्स हैं, उनके संपर्क से हम अपने आप को दूर रखें। कैसे उनका हमको संधारण करना है, उसके लिए क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस है, ये हम अगले मॉड्यूल में आपसे बात करने वाले हैं। ऐसे ही जो एसिड्स हैं, ज्वलनशील पदार्थ हैं, या जो हमारे हजार्डस केमिकल्स जिन्हें हम हानिकारक रसायनों के तौर पर जानते हैं, इनके भंडारण पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो जब कभी भी हम भंडार से कोई भी केमिकल निकालते हैं तो हमेशा उसके कंटेनर को उसके स्थान पर ही लौटाना हमें भूलना नहीं है, उसको याद रखना है। और जो भी हमारे साथ हमारे काम करने वाले लोग हैं, हमारे जो सहकर्मी हैं, उन्हें भी इस सुरक्षित अभ्यास के बारे में जागरूक करना, उन्हें उसका ध्यान दिलाना, ये बहुत ही आवश्यक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी हम केमिकल्स का बहुत अधिक मात्रा में भंडारण ना करें। हमारी जितनी आवश्यकता है उतना ही भंडारण करें। और जब भी केमिकल्स के साथ हम कोई काम कर रहे होते हैं, उनका भंडारण कर रहे होते हैं, तो एक आदत हमेशा हम अपने में बनाकर चलें। रीड द लेबल फर्स्ट, यानी जो कंटेनर है उसके लेबल को पढ़ा जाए। और जब कंटेनर का हम संधारण करते हैं तो उस पर उसे जब हमने प्राप्त किया है तो उसकी तारीख को भी हम अंकित कर दें। और जितने भी हमारे बहुत ज़्यादा रिएक्टिव केमिकल्स हैं उन्हें कभी भी 6 महीने से ज़्यादा हमें संग्रहित नहीं करने की सलाह दी जाती है। और किसी वजह से अगर किसी केमिकल कंटेनर का लेबल या तो अस्पष्ट हो गया है या निकल गया है तो उसे कभी भी अपने स्टोर में ना रखें। उसे जो भी सुरक्षित प्रोटोकॉल है उसके तहत उसको नष्ट करना होता है। तो जो भी हमारे संबद्ध या संगत समूह हैं और उनके भीतर जो भी हमारे ऑर्डर्स हैं, हम सामान्यतः जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स हैं उनमें इन केमिकल्स का संधारण करते हैं। और जो भी हमारे टॉक्सिक केमिकल्स हैं, जो भी हजार्डस केमिकल्स हैं, उनके लिए एक विशिष्ट क्षेत्र, अलग भंडारण क्षेत्र को हमें निर्दिष्ट करना होता है। जी हाँ, हमें साथ में जो परमिसेबल एक्सपोजर लिमिट है, उसकी जो लेवल है, अनुमेय एक्सपोजर स्तर, उसके बारे में भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम किसी भी तरह के हमारे अपने लिए खतरे को हम टाल सकें और साथ में जो वहाँ काम करने वाले लोग हैं, जो लैब का उपयोग करते हैं, उन्हें भी हम सुरक्षित जो वातावरण है वो प्रदान कर सकें। अब कुछ जो ज्वलनशील पदार्थ हैं उनको रखने का एक तरीका होता है कि उनको हम एक ऐसे कैबिनेट में संग्रहित करें जो अगर
रूम टेम्परेचर पर या उससे भी कम टेम्परेचर पर प्रज्वलित हो सकते हैं तो उनके लिए एक सेपरेट कैबिनेट होती है। उसमें अगर हमें कोल्ड स्टोरेज की अगर आवश्यकता है तो हम उसका उपयोग करें। अगर कोई रेफ्रिजरेटर की जरूरत है तो उसमें इनका हमको स्टोर करना चाहिए ताकि किसी भी आकस्मिकता से हम अपने आप को बचा सकें। सोडियम धातु जिसका कि कई जगह हमको उपयोग करना होता है और ये आप जानते हैं कि हम खुले में नहीं रख सकते हैं, ये तुरंत वातावरण में रिएक्ट हो जाता है, तो ऐसे में उसको कैरोसिन में हम रखते हैं। लेकिन एक बार कैरोसिन में रख के हम भूल ना जाएं, हमें समय समय पर देखना पड़ेगा कि कहीं उसमें कैरोसिन का लेवल कम तो नहीं हो गया है। कोरोसिव, पॉइजनस, इन्फ्लेमेबल एंड हाईली रिएक्टिव केमिकल्स यानी संक्षारक, विषैले, ज्वलनशील और अत्यधिक प्रतिक्रियाशील रसायनों के जो भंडारण है हम उन्हें सामान्यतः प्रयोगशाला में जो रासायनिक हुड हमारे पास उपलब्ध होता है उसके पास करते हैं, जिससे कि जब कभी भी इन रसायनों को स्थानांतरित करने का हमें काम करना हो तो हम इस हुड का उपयोग वहां पर कर सकते हैं। जो तरल खतरनाक रसायन हैं उनको कभी भी हमें आंखों के स्तर से ऊपर नहीं रखना चाहिए। जब कभी भी हम भारी रासायनिक कंटेनरों को रखें तो ये सुनिश्चित करें कि उन्हें निचली अलमारियों में रखें और कभी भी उन्हें फर्श पर हम नहीं रखें। और सामान्यतः जितने भी केमिकल्स का हम स्टॉकिंग करते हैं उन्हें हम उभरे हुए किनारों वाली अलमारियों में रखते हैं, जिससे किसी भी तरह से वो स्लिप होकर के बाहर की तरफ ना गिरे। रसायनों के साथ सुरक्षित रूप से काम करने का मतलब इसके लिए आवश्यक सभी चीजों का पालन करना है। रसायन प्रोटोकॉल को जानना है, प्रक्रियाओं को सावधानीपूर्वक निष्पादित करना है, रसायनों को हमेशा कम मात्रा में प्रयोग करें और जो सुरक्षित प्रतिस्थापन प्रोटोकॉल है उसका पालन करें। खतरनाक रसायनों को संभालते समय सुरक्षा चश्मा, उचित दस्ताने और लैब कोट पहनें और ध्यान रखें कि रसायन के छींटे हमारे ऊपर ना आए, यानी छींटे के खतरों से भी बचना होगा। अस्थिर खतरनाक रसायनों की स्टॉक मात्रा को संभालते समय प्रयोगशाला रासायनिक हुड का उपयोग करें। खतरनाक स्थितियों के प्रति सतर्क रहें और अपनी एकाग्रता को बनाए रखें। यहाँ यह भी जरूरी हो जाता है कि उपयोग करने से पहले लेवल की जांच करें कि जिस पदार्थ का हमें उपयोग करना है ये वास्तव में वही सही पदार्थ है। कई बार हम जल्दबाजी में या अति आत्मविश्वास में जानते हैं कि अरे ये तो हमें मालूम है और हम उसका उपयोग कर लेते हैं। रसायनों को संभालने से पहले उपयुक्त रासायनिक प्रतिरोधी दस्ताने पहने। दस्ताने सभी रसायनों के विरुद्ध सार्वभौमिक रूप से हमें सुरक्षात्मक नहीं होते हैं, यानी केवल दस्ताने पहन लेना तो किस तरह का केमिकल है तो उसमें किस विशेष प्रकार के दस्ताने पहनना है और सिर्फ ये सोचिए कि हमने दस्ताने पहले और हम सुरक्षित हैं, तो ये हमेशा सही नहीं है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। रसायनों को उनके मूल कंटेनरों से स्थानांतरित करते हैं तो रासायनिक कंटेनरों को सामग्री, सांद्रता, तिथि और अपने हस्ताक्षर के साथ लेबल करें। किसी कंटेनर से जब कभी हम ठोस अभिकर्मक को निकालने के लिए जाते हैं तो हमेशा एक स्पैचुला का हमें उपयोग करना है और कभी भी रसायन को हमें सीधे अपने हाथों से नहीं छूना है। पेरोक्साइड के साथ काम करते समय कभी भी धातु के स्पैचुला का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि पेरोक्साइड के साथ धातुएं विस्फोटक रूप से विघटित होती हैं। ज्वलनशील तरल पदार्थों को गर्म करने के लिए हॉट वाटर बाथ का उपयोग करें, कभी भी इन्हें सीधे आंच से गर्म न करें। पानी में धीरे धीरे सांद्र में मिलाएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार कई दुर्घटनाएं लैबोरेटरीज में इस वजह से हुई हैं, तो हमें अच्छा ध्यान रखना है। पानी में कॉन्सेंट्रेट एसिड हम मिलाते हैं, केवल उतनी ही मात्रा में रसायन का वजन करें या हटाएं जिसकी आपको आवश्यकता होगी। अतिरिक्त को उसके मूल कंटेनर में वापस नहीं करें, बल्कि उचित अपशिष्ट कंटेनर में उसका उचित निपटान करें। कुछ केमिकल्स हैं जैसे सिल्वर नाइट्रेट या क्लोरोफॉर्म, ऐसे पदार्थों को गहरे भूरे रंग की बोतल में भंडारित करें जिससे उनका प्रकाश में विघटन या माइक्रोबियल विघटन या अन्य कोई रासायनिक अभिक्रिया न हो। ब्रोमीन, लिकर अमोनिया, बेंजीन, साइनाइड के उपयोग में बहुत ही विशेष सावधानी रखनी होती है। आपको पता है कि जो ब्रोमीन एम्पुल्स हैं उनका उपयोग हमें कैसे करना है, ब्रोमीन के सोल्यूशन को कैसे बनाना है, किस तरह से हमको अपने हेड को, अपने आईज को, अपने स्किन को कवर करके रखना होता है। लिकर अमोनिया की बोतल को जब हम खोलते हैं तो कैसे बोतल को हम सबसे पहले ठंडे पानी में रख करके उसको ठंडा होने देते हैं और उसके बाद उसको जो हमारा फ्यूमिंग हुड है उसमें जा करके उसको ओपन करते हैं। तो ये सावधानियां जरूर हमें ध्यान रखनी है। और जब हम लैब में काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारे केमिकल्स हमारे वेस्ट हो जाते हैं, तो उन वेस्ट केमिकल को हम सीधे डिस्पोज ना करें, सीधे उनको जमीन में ना जाने दें, बल्कि जो उसके लिए निर्धारित प्रक्रियाएं हैं जिसमें खास करके हम कंटेनर्स में
उन्हें इकट्ठा करते हैं और उनको न्यूट्रल करके फिर उनको हम निष्पादन करते हैं, या ऐसे जो सॉलिड केमिकल्स हैं तो कैसे उसको हम एक सुरक्षित जगह पर उन्हें नष्ट कर सकते हैं, तो इनका भी हमें ध्यान रखना है। और एक और बात ध्यान रखें, क्योंकि हमारे जो केमिकल्स हैं वो ग्लास बॉटल में या प्लास्टिक कंटेनर्स में होते हैं, तो कभी कोई अगर बहुत भारी बॉटल है तो उसे सीधे कभी भी नहीं उठाना है, और अगर वो गीली हो तो उसको बिल्कुल ही हमें उठाने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि ये भी लेबोरेटरीज में दुर्घटना का एक बहुत बड़ा कारण है। एक बार ऐसा ही एक एक्सीडेंट लैब में हुआ। नाइट्रिक एसिड की बड़ी बॉटल थी, लगभग 2.5 लीटर उसमें नाइट्रिक एसिड था। गलती से बॉटल को हाथ से उठाया गया, ऊंचाई पर रखा था, और वो उठाते समय पता नहीं कैसे दीवार से या जैसे भी टच हुआ, या बॉटल पुरानी रही होगी, वो बॉटल टूट गई। आप अंदाज लगा सकते हैं कि वो कितनी भयंकर स्थिति रही होगी, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो इस चीज का हमें बहुत ही संजीदगी के साथ ध्यान रखने की जरूरत है। कोई भी रसायन, चाहे वो ठोस हो, तरल हो या गैसी फॉर्म में हो, लोगों और उनके आसपास के वातावरण को नुकसान पहुंचा सकता है। तो हम ये ना समझे कि कोई भी केमिकल जिसका हम उपयोग कर रहे हैं वो बिल्कुल सुरक्षित है। हम उसको मानकर चलें कि वो हमारे लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह हो सकता है। बेंजीन, एसिटल्डिहाइड, बेरिलियम, एस्बेस्टस, विनाइल क्लोराइड, डीडीटी, क्लोरोफेनॉल्स, आइसोप्रिल अल्कोहल्स, आर्थोटोलुडिन, कैडमियम, क्रोमियम, निकल, आर्सेनिक, सीसा और अनेक यौगिक ये मनुष्यों में कैंसर का कारण बन सकते हैं। इनकी सूक्ष्म मात्रा भी हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है, तो इनके उपयोग के लिए हमें बहुत ही सजगता के साथ लैब में काम करने की जरूरत है। तो हमारे शारीरिक और हमारे स्वास्थ्य के लिए ये केमिकल खतरनाक हो सकते हैं। विस्फोट इनमें हो सकता है, विस्फोट का कारण बन सकते हैं। कंप्रेस्ड गैसें वो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। ज्वलनशील और जो अन्य ज्वलनशील तरल पदार्थ हैं उनका हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। जो ठोस ज्वलनशील पदार्थ हैं वो हमारे नुकसानदेह हो सकते हैं। जो ऑक्सीडाइजिंग यानी ऑक्सीकारक पदार्थ हैं, या जो जहर की श्रेणी में आते हैं, या जो रेडियो एक्टिव हैं, इन सब के साथ हमें उचित प्रकार से कार्य करने की आवश्यकता है, और हम इससे शारीरिक और अपने स्वास्थ्य के खतरे को कम कर सकते हैं। और जो कोरोसिव केमिकल्स हैं, डेफिनेटली उनके साथ भी हमें बहुत ही संजीदगी के साथ काम करना होता है। अब तक आपने क्या सीखा? प्रयोगशाला में रसायनों की उपलब्धता, सही चयन और उनके ग्रेड AR, LR, HPLC आदि के अनुसार भंडारण और रिकॉर्डिंग आवश्यक है। रसायनों का क्रय भंडार नियमों के अनुसार होकर स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाता है और जरूरत पर जारी किया जाता है। प्रयोगशाला में सुरक्षा के लिए रसायनों की सही जानकारी, निर्धारित स्थान पर सुरक्षित भंडारण और सुव्यवस्थित प्रबंधन आवश्यक है। आपात स्थिति में असंगत रसायनों के संपर्क से बचाव की पूर्व तैयारी भी बेहद जरूरी है। रसायनों के सुरक्षित भंडारण के लिए उनके खतरे, स्थान और संचालन विधि की जानकारी जरूरी है, खासकर संक्षारक, विषैले व ज्वलनशील रसायनों के लिए। हर प्रयोग के बाद रसायन को उसकी निर्धारित जगह पर लौटाना सुरक्षा के साथ साथ एक जिम्मेदारी भी है। तो आइए अब हम बात करते हैं अपने मॉड्यूल 3 में रसायन प्रयोगशाला में आवश्यक विलयनों को तैयार करने के संबंध में। जी हाँ, जब भी हम रसायन प्रयोगशाला की बात करते हैं, प्रयोगों की बात करते हैं, तो सामान्यतः कोई ना कोई सोल्यूशन, कोई ना कोई विलयन की हमें वहां पर आवश्यकता होती है, और इन विलयनों को ज्यादातर हम अपने लैब में ही तैयार करते हैं। तो जब लैब में विलयन तैयार करते हैं तो सबसे पहले सवाल यही आता है कि उसकी सांद्रता क्या हो। तो विलयनों की सांद्रता आप सबको मालूम है, कई तरीकों से हम व्यक्त कर सकते हैं। ग्राम प्रति लीटर, नॉर्मेलिटी, मोलालिटी, फॉर्मेलिटी, प्रतिशतता और ppm। तो ये तरीके हैं जिनसे हम सोल्यूशन बनाते हैं, उनकी सांद्रता को तय करते हैं, और सांद्रता ज्ञात होने से ये सारे के सारे जो विलयन हैं ये मानक विलयन यानी स्टैंडर्ड सोल्यूशन के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हमको किसी पर्टिकुलर सांद्रता का विलयन बनाना है तो उसके लिए क्या यूनिट्स होगी, किस तरह से पदार्थ की मात्रा को हमको लेना होगा, और साथ में उस विलयन की सांद्रता को जब हम व्यक्त करते हैं तो उसके व्यक्त करने के लिए कौन से जो आद्य अक्षर हैं, जो इनिशियल्स हैं, उनका हम उपयोग करते हैं। तो ये टेबल जिसमें मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, मोलालिटी, भार प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और वेट टू वॉल्यूम विलयन को बनाने का तरीका है, और उनको किस तरह से हम संकेत के रूप में दर्शा सकते हैं। तो जरूर आपको ये स्पष्ट हो रहा होगा,
और आप सब तो चूंकि अपने अपने लैब में काम कर ही रहे हैं, तो आपके लिए इन सबको जानना बहुत आसान भी है और आप इसको पालन भी कर सकते हैं। तो अब चलिए हम देखते हैं कि जब हम इन विलियन को बनाते हैं तो कौन कौन से हमको इक्विपमेंट्स लगते हैं, कौन कौन से ग्लासवेयर्स लगते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, स्टैंडर्ड फ्लास्क में बनाते हैं, मेजरिंग सिलेंडर की जरूरत पड़ सकती है, वॉच ग्लास, फनल, ब्यूरेट, पिपेट, और फिर साथ में अगर जरूरत हो तो इनका हम कैलिब्रेशन कर सकते हैं। कैलिब्रेशन की तकनीक से आप सभी परिचित हैं। और उसके बाद बारी आती है इनको तौलने की, जिसके लिए हमें तुला की आवश्यकता होती है, जिसे हम बैलेंस कह सकते हैं। और अलग अलग तरह के बैलेंस आजकल तो हम देखते हैं कि लेबोरेटरीज में डिजिटल बैलेंस का बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है, लेकिन साथ में जो एक और बैलेंस आप देख रहे हैं वो हम सब के लिए बहुत ही कह सकते हैं कि एक ऐसा बैलेंस है जो केमिकल बैलेंस या एनालिटिकल बैलेंस के रूप में सामान्यतः हम जानते हैं। और इसमें तौलना, इसकी सुग्राहिता के लिए मुझे लगता है कि इसका कोई विकल्प नहीं हो सकता इतनी कम कीमत में। अगर कीमत की मैं बात करूं, इस बैलेंस की सुग्राहिता कितनी है। ये जो बैलेंस आप देख रहे हैं ग्लास चैम्बर में जो बंद है, तो इससे थोड़ा सा वेइंग कैसे करते हैं और इसका अल्पतमांक कैसे होता है, मैं चाहूंगा कि आज के इस प्रशिक्षण में आप इसको भी जरूर सीखें। कई बार विद्यार्थी हमसे पूछ लेते हैं और ये गणना मैं देखता हूं कि कई बार तो हमें अपने जो पाठ्य पुस्तकें हैं, हमारी जो प्रैक्टिकल बुक्स हैं, उसमें भी नहीं दिया होता है। तो आज मैं जरूर इस प्रशिक्षण में आपके साथ इसको साझा करूंगा कि जो भी हमारे फिजिकल बैलेंस है, सिंगल पेन बैलेंस है, केमिकल एनालिटिकल बैलेंस है, डिजिटल एनालिटिकल बैलेंस है, इनका उपयोग करके हम पदार्थों को तौल सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आज मेरा जो फोकस है वो केमिकल या एनालिटिकल बैलेंस से वेइंग पर रहेगा, क्योंकि अब ये चीज धीरे धीरे हमारी लैब से कम होती जा रही है। लेकिन आप विद्यार्थियों को प्रेरित करें, उन्हें सिखाएं कि इससे हम कैसे मानक विलयन बना सकते हैं। तो मानक विलयन बनाने के लिए फॉर्मूला तो सबको पता है, W = EnV/1000 या W = M m V/1000। यानी अगर हम नॉर्मालिटी के तौर पर सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं तो हमें नॉर्मालिटी यानी n का उपयोग करना पड़ेगा। मोलारिटी के साथ करना है तो m का करना होगा, मॉलिक्यूलर मास का इस्तेमाल करना होगा। तो जहां आप देख सकते हैं कि जो W, E, M, m, N और V जो हैं, इनका मतलब क्या है, और ये सब से आप बहुत अच्छे से परिचित हैं। इस पर बहुत अधिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चलिए अब हम देखते हैं कि किसी केमिकल या एनालिटिकल बैलेंस में तौलने की प्रक्रिया क्या है। तो हमें यहाँ पर आवश्यकता होती है एक मेजर वेट बॉक्स की, जिसमें 1 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम या 100 ग्राम तक के बांट होते हैं। ऑफ कोर्स ये कैलिब्रेटेड बांट होने चाहिए, इनका अंशांकन क्या होना चाहिए। इसके साथ साथ हमको एक फ्रैक्शनल वेट बॉक्स की जरूरत पड़ती है, यानी जिसमें हम ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करके यूज करते हैं, जिसमें 500 मिलीग्राम, 200, 100, 50, 20, 10 मिलीग्राम तक के जो वेट हैं वो होते हैं। ये भी ऑफ कोर्स कैलिब्रेटेड होने चाहिए। और साथ में उसमें एक डिवाइस होती है जिसको हम राइटर कहते हैं, जो छोटा सा एल्यूमिनियम के वायर से बना होता है, और तौलने के लिए वॉच ग्लास। अब मैं क्यों कह रहा था कि ये बैलेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी सुग्राहिता की अगर आप बात करें, इसके अल्पतमांक की अगर आप बात करें, तो ये 0.0002 ग्राम होता है। यानी इतनी कम क्वांटिटी अगर किसी डिजिटल बैलेंस में आप चाहेंगे तो आप अंदाज भी नहीं लगा सकते कि उसका कॉस्टिंग कितना होगा। लेकिन हमारे ये जो पारंपरिक जो केमिकल बैलेंस हैं, एनालिटिकल बैलेंस हैं, जो सभी लैब में सामान्यतः मिल जाते हैं, इसमें हम 0.0002 की एक्यूरेसी के साथ वेइंग कर सकते हैं। और वेइंग करना यहाँ पर एक थोड़ा सा स्किल भी है, बच्चों को भी अच्छा लगता है, जिनको हम सिखाते हैं, रिसर्चर्स हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग मैं कह सकता हूँ होगा, लेकिन क्वालिटी आउटस्टैंडिंग होगी। तो अब ये जो लीस्ट काउंट मैंने कहा 0.0002 ग्राम, ये कैसे आया अभी बात करते हैं। लेकिन यहाँ जो राइडर हम इस्तेमाल करते हैं, इस राइडर का भार भी आप जान लें, ये 10 मिलीग्राम होता है, और अगर ग्राम में व्यक्त करें तो ये 0.01 ग्राम होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तौलने की प्रक्रिया अगर हम करें तो ये राइडर आप देख सकते हैं, और ये उस बैलेंस का ऊपरी हिस्सा, जहां पर आप देख सकते हैं कि निशान बने हुए हैं। जो सेंटर बीम है उसमें सेंटर पर 0 है, लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ 1 से लेकर 10 तक का अंशांकन है, और हर एक के बीच में 5-5 जो सेक्शन है वो बने हुए हैं। यानी अगर लेफ्ट और राइट में 0 के हम देखेंगे सेंटर से, तो ये कुल 50 हिस्से लेफ्ट साइड और 50 हिस्से ही राइट साइड पर होते हैं। और ये जो राइडर है ना, ये हमारा एक किस्म का वंडर वेट है, जादुई भार मैं इसको कहता हूं। क्यों? क्योंकि इसका खुद का भार तो 10 मिलीग्राम है, लेकिन इसका उपयोग करके, यानी ये जो हमारा स्केल आप देख रहे हैं, इसमें 0 के बाद पहले खंड से लेकर आखिरी 50वें खंड तक अगर हम इसको अलग अलग जगह पे रखें तो इसका मान 50 हमको मिलता है। 50 अलग अलग भार ये हमको दे सकता है। यानी जब ये
होल नंबर जहां देखेंगे आप एक लिखा हुआ अगर वहां रखेंगे तो इसका वेट जो रिफ्लेक्टेड वेट होगा, इफेक्टिव वेट होगा, वो 1 मिलीग्राम होगा। और अगर हम 10वें स्थान पर रखें तो इसका एक्चुअल वेट यानी 10 मिलीग्राम हो जाएगा। तो जैसा मैंने कहा कि टोटल डिवीजन जो राइटर स्केल है, सबसे ऊपर जो बना हुआ है, खांचे जो बनी हुई है वो 50 है, और अंतिम खंड यानी 50वें पर रखते हैं तो प्रभावी वेट 0.01 ग्राम जो कि राइटर का वेट है, मिलीग्राम में मैंने कहा 10 मिलीग्राम है। तो अगर हम 0 के बाद पहले खंड पर ही इस राइडर को रखें तो इसका प्रभावी वेट कितना होगा, और डेफिनेटली वही इसका लीस्ट काउंट है, अल्पतमांक होगा, और वो जैसा मैंने कहा कि 0.0002 ग्राम है। तो कैसे आया देख लीजिए, बहुत सिंपल है। 50 डिविजन्स इज इक्वल टू 0.01 ग्राम, therefore 1 division is equal to 0.01 upon 50 ग्राम। और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो LC की वैल्यू आपको मिल जाएगी और यह है 0.0002 ग्राम। तो चलिए आगे चलते हैं। अब प्रयोगशाला में हमें जो भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है यानी सांद्रित अम्ल हैं उन्हें तनु करना होता है, यानी तनु अम्लों को बनाना होता है। कई सारे जो रिएजेंट्स हैं उनकी हमें तैयारी करनी होती है, कई सारे इंडिकेटर्स जिसमें मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थेलिन, डाइफिनाइलामीन, EBT यानी इरियोक्रोम ब्लैक टी और स्टार जैसे सूचक को बनाना होता है। और एसिड की अगर हम बात करें तो जो डिफरेंट एसिड्स हमारे पास होते हैं जो लेबोरेटरीज में हम सामान्यतः मंगवाते हैं, उनमें एसिटिक एसिड अगर ग्लेशियल है तो वो 17N का होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड जो हमको मिलता है वो 12N का होता है, नाइट्रिक एसिड 16N सामान्यतः होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो 36N का होता है। यानी इतनी सांद्रता को अगर हम ध्यान रखें तो इन सांद्रताओं के साथ हम वांछित तनुता के अम्ल के विलयन को बना सकते हैं। लेकिन याद रखें हमेशा अम्ल को हमें पानी में ही मिलाना है, इसे उल्टा नहीं करना है। और यहां फिर एक और टेबल आपके साथ में साझा कर रहा हूं। ये टेबल आपको एक आइडिया देगा कि कैसे विभिन्न सांद्रित जो अम्ल हैं उनका हम डिजायर्ड जो तनुता है उसमें प्राप्त कर सकते हैं, तनु जो एसिड्स हैं उनका हम निर्माण कर सकते हैं। यानी अगर हम एसिटिक एसिड जो कि 17N का है, अगर इससे 5.7 ml लेकर के हम इसको 1 लीटर में अगर डाइल्यूट कर दें तो इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो 0.1 m की होगी। इसी तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, 12N का है, अगर मुझे 0.1 m का बनाना है या 1 m का या 3 m का या 6 m का, तो अकॉर्डिंगली आप क्वांटिटी देख सकते हैं कि 8.3 ml, 83 ml, 248 ml या 496 ml होगा। और इसे कैसे निकालते हैं तो बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही जाना माना हमारा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। इसके माध्यम से हम इन सॉल्यूशन को तैयार कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का उपयोग कीजिएगा और वांछित सांद्रता के अम्ल को बना लीजिएगा। जब भी हम बात कर रहे हैं केमिकल्स के भंडारण की, उनके उपयोग की, तो हैंडलिंग पर हमको सावधानी रखनी है। पुनः मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये कोरोसिव हो सकते हैं, एक्सप्लोसिव हो सकते हैं, ये हमारे खतरनाक केमिकल की श्रेणी यानी हजार्डस केमिकल कैटेगरी में हो सकते हैं, या ये कार्सिनोजेनिक यानी कैंसरकारी हो सकते हैं। लेवल को ध्यान से पढ़ें, बार बार मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इसका आप जरूर ध्यान रखें। अपने साथ काम करने वाले लोगों को भी आग्रह करें। सामान्यतः मैंने देखा कि लेवल पढ़ने में हम सिर्फ लेवल पर जिस केमिकल का नाम लिखा होता है उसी को पढ़ते हैं, लेकिन वो पूरी एक डेटा शीट है, पूरी उस केमिकल की मैं कहूंगा कि एक वो उसकी जन्म कुंडली है, वो आपको बताती है उसके सारे जो प्रॉपर्टीज हैं, उसके सारे जो भी पैरामीटर्स हैं। तो वजन को आपको ठीक से रिकॉर्ड करना है, आयतन को एक्यूरेटली आपको मापना है, एप्रन के साथ काम करना है, सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करना है, और लाइफ प्रोटेक्टर जो चश्मे हैं, जो आई प्रोटेक्टर्स हैं उनको पहनना है, दस्ताने जो कि उचित लेवल के हों उनका उपयोग करना है, और आवश्यक होने पर फ्यूमिंग वुड का प्रयोग करना है। तो मुझे विश्वास है कि रसायनों के रखरखाव, उनके भंडारण और उनके सुरक्षित उपयोग में ये मॉड्यूल आपके लिए उपयोगी साबित होगा। और हाँ, आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स जो है, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स जो है, वो भी इजी अप्रोच में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर हमें जरूरत पड़े तो तब हम खोजने लगे कि हमारा फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है, और फिर देखेंगे फर्स्ट एड बॉक्स में जो चीजें चाहिए पता लगा वो तो है ही नहीं। तो हमें समय समय पर उसमें जो भी चीजें जरूरी है उनको देखते रहें, एक्सपायरी अगर कोई चीज हो गई है उसको हटाएं और उसकी रिफिलिंग करें। तो उसका भी एक समय निश्चित करें कि हम अपने इस बॉक्स को अपडेट करते रहें। अब तक आपने क्या सीखा? प्रयोगशाला में विभिन्न प्रयोगों के लिए कई प्रकार के विलयनों की आवश्यकता होती है, जिनकी सांद्रता, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, प्रतिशतता,
मोलालिटी ppm आदि के रूप में व्यक्त की जाती है। किसी भी प्रयोग के लिए सही सांद्रता में विलयन बनाना एक आवश्यक और मूलभूत प्रक्रिया है। रसायन के विलयनों की सांद्रता मोलारिटी, नॉर्मलिटी, मोलालिटी और प्रतिशतता जैसे विभिन्न तरीकों से व्यक्त की जाती है। प्रयोग की प्रकृति के अनुसार सही इकाई का चयन सटीक मापन और विश्वसनीय परिणाम के लिए आवश्यक होता है। तो अब चलिए हम अपने एक और मॉड्यूल पर आपसे चर्चा करते हैं, और इस मॉड्यूल में हम आपके साथ साझा करेंगे उपकरणों, ग्लास सामग्री और अन्य सामग्री को। तो लेबोरेटरीज में जब भी हम कोई प्रयोग करते हैं, कोई काम करते हैं, विलयनों की तैयारी करते हैं, तो बहुत सारे ग्लासवेयर्स यानी विभिन्न ग्लास सामग्रियों की जरूरत पड़ती है, और कई सारे अनुप्रयोगों को करने में भिन्न भिन्न प्रकार के उपकरणों का हमें प्रयोग करना होता है। कुछ उपकरण बहुत ही साधारण किस्म के होते हैं और कुछ उपकरण हमारे हाईली सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होते हैं। तो उन सब का भी हम कैसे उपयोग करेंगे, इसके बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी साझा करेंगे। और जो अन्य सामग्रियां हैं, क्योंकि ग्लासवेयर और उपकरण के साथ साथ हमारे लैब में आप देखेंगे कितने सारे अन्य सामग्रियां मौजूद हैं, तो उन सामग्रियों का भी रखरखाव में ठीक से करना होता है, उनका भी स्टॉकिंग प्रॉपर्ली करना होता है। तो ग्लास सामग्री में हम क्या क्या यूज करते हैं, तो हमारे पास बीकर्स हैं, कोनिकल फ्लास्क हैं, फ्लैट तथा राउंड बॉटम फ्लास्क हैं, ब्यूरेट हैं, पिपेट हैं, थर्मोमीटर हैं, कंडेंसर हैं, सेपरेटिंग फनल्स हैं, स्लैग्नोमीटर, विस्कोमीटर, हार्डी बॉटल, पिक्नोमीटर, सिलिका क्रूसिबल, G3, G4 सिंटेड ग्लास क्रूसिबल, डेसिकेटर और भी अन्य उपकरण। तो अब हर एक उपकरण में आपको तो पता है ना कि क्या क्या सावधानियां करनी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि इनका स्टॉकिंग, रखरखाव और इनकी साफ सफाई, क्योंकि एक बार जब आपने उसमें कोई प्रयोग किया है तो फिर उसका क्लीनिंग कैसे किया जाए। तो आगे बात करेंगे कि हम कैसे इनको साफ कर सकते हैं। तो साफ करने का तरीका, सामान्यतः तो हम माइल्ड जो डिटर्जेंट होता है उसको गर्म पानी में मिला दें, उसका घोल बना लें और उसमें हमारे ग्लासवेयर को डाल दें, तो आसानी से हमारे ग्लासवेयर जो वो साफ हो सकते हैं। लेकिन कई बार कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, कुछ ऑयल्स हैं, कुछ ऐसा स्टिकी मटेरियल है कि वो ग्लासवेयर के अंदर चिपक जाता है। कई बार हमारे प्यूरेट के जो नोजल्स हैं, पिपेट के जो नोजल्स हैं, वो चोक हो जाते हैं। तो ऐसे में हम क्रोमिक एसिड का उपयोग करते हैं, और इसे आप अपने लैब में ही बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो सॉलिड जो सोडियम डाइक्रोमेट है या पोटेशियम डाइक्रोमेट है, उसको थोड़े से पानी के साथ मिला करके उसका पेस्ट बना लीजिए, और उस पेस्ट में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को मिला दीजिए। तो चलिए आपका क्रोमिक एसिड बन गया है, और इसका उपयोग फिर आप ग्लासवेयर की क्लीनिंग के लिए कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आपने यूज किया है, इसलिए इसका उपयोग बहुत ही सावधानी से करना है, और इसका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि एक बार उपयोग हुआ तो उसको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। और जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि हम हल्के गर्म पानी और डिटर्जेंट से भी सफाई कर सकते हैं। अब अगर उपकरणों की बात करें, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, इस प्रशिक्षण में हम सारे उपकरणों के बारे में तो स्वाभाविकता आपसे बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ कॉमन जो चीजें हैं जो सबके लिए समान रूप से लागू होती हैं, उस पर मैं आपसे कुछ जानकारी जरूर यहाँ पर साझा करूंगा। अब उपकरण कौन कौन से आपके लैब में होंगे, सामान्यतः हमारे जो लैब हैं उनमें पीएच मीटर होता है, कलरीमीटर हो सकता है, आपके कंडक्टोमीटर्स हो सकते हैं, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो सकते हैं, पोलारीमीटर हो सकते हैं, फ्लेम फोटोमीटर, एटॉमिक एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कि एक सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है, एचपीएलसी हो सकती है, फिर आपके पास मफल फर्नेस है, हॉट एयर ओवन्स हैं, हीटिंग वेंटल है, हॉट प्लेट्स हैं, सेंट्रीफ्यूज मशीनें हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हैं, केमिकल बैलेंस हैं, माइक्रोपिपेट्स हैं, ऑटोमेटिक टाइट्रेटर्स हैं। कितने सारे उपकरण हमारे पास हैं। तो इन उपकरणों को कैसे सुचारू संचालन की स्थिति में रखा जाए, तो इनके लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले तो जो हमारे सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स हैं, जिसमें आपका डबल एस हो गया, एचपीएलसी हो गया, आपका यूवी विजिबल हो गया, या और भी आपके पास कोई उपकरण जीसी वगैरह हो सकते हैं, तो उसके लिए एक लॉग बुक रखें, किसने उसका उपयोग किया, क्या उपयोग किया, कौन सी डेट को किया, और हर एक उपकरण का एक एसओपी होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कैसे उपकरण को शुरू से लेकर आखिर तक हमें यूज में करना है। क्योंकि अगर आपने इस एसओपी को फॉलो नहीं किया तो आपके उपकरण को नुकसान हो सकता है। तो एसओपी को फॉलो करना है। इक्विपमेंट्स की एसओपी में ही उसके कैलिब्रेशन की भी जानकारी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको कैलिब्रेट करें। अब कुछ जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, कुछ जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, हो सकता है उसमें कैलिब्रेशन मेंशन नहीं हो, लेकिन एक लैब के टेक्नीशियन के तौर पर या लैब इंस्ट्रक्टर के तौर पर या एक टीचर के तौर पर अगर हम हैं, तो हमें ये कैलिब्रेशन की प्रक्रिया को भी जानना बेहद जरूरी है। और कोई भी इक्विपमेंट हो,
कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उसका हमें शेड्यूल मेंटेनेंस करने की जरूरत है। तो हम उसके लिए जो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है, जिसको हम एएमसी कहते हैं, वार्षिक रखरखाव है, उसके बारे में भी जरूर ध्यान रखें, जिससे हमारे उपकरण सुचारू रूप से काम कर सके और हमारे रिसर्च या हमारे जो भी विद्यार्थी वहां पर काम कर रहे हैं उनको इसका फायदा हो सके। अब अगर अन्य सामग्रियों की बात करें तो हम रसायनों के भंडारण में जैसे देख रहे थे, फ्यूमिंग हुड, फ्यूमिंग चैम्बर की हमें जरूरत पड़ती है, डिफरेंट स्टैंड्स हमें आवश्यकता पड़ती है। हम लैब में वाटर बाथ का इस्तेमाल करते हैं, ऑयल बाथ का इस्तेमाल करते हैं, सैंड बाथ का इस्तेमाल करते हैं, कई सारे शेकर्स हमारे पास हैं, ड्रायर्स हैं, और खास करके जो अफ्लुएंट्स हैं, जो हमारे रिजेक्टेड केमिकल्स हैं या लैब के बाद जो बच जाते हैं केमिकल्स से, उनका निष्पादन हम कैसे करें, उनके कंटेनर जो है उनका कैसे हम रखरखाव करें, उनमें कैसे न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस करें, उन सब के बारे में भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना होता है। तो इन सामग्रियों के रखरखाव, उपकरणों के रखरखाव और ग्लासवेयर संबंधी रखरखाव से जरूर ये मॉड्यूल आपको मदद करेगा। अब तक आपने क्या सीखा? लैब में ग्लासवेयर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य सामग्री का सही उपयोग बेहद जरूरी है। इनकी नियमित सफाई और कैलिब्रेशन सटीक परिणामों के लिए आवश्यक है। लॉग बुक और एसओपी के अनुसार रखरखाव से प्रयोग सुरक्षित बनते हैं। आइए अब अगले मॉड्यूल की ओर बढ़ते हैं। अब चलिए एक और मॉड्यूल पर आपसे बात करते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये मॉड्यूल है रसायन प्रयोगशाला में सावधानियां। और बल्कि सावधानियों के साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि इसमें कुछ सुझाव भी हैं जिनका हम सबको लैब में अमल करना होता है। तो जिसे कहते हैं ना, सावधानी घटी और दुर्घटना घटी। तो हमें हमेशा सतर्क रहना है। तो हम प्रयोगशाला में बता सकते हैं क्या कि कब कोई आकस्मिकता घटित होगी या कब कोई दुर्घटना होगी? यकीनन बिल्कुल नहीं। और हम तो चाहेंगे कि इस तरह की कोई स्थिति निर्मित भी ना हो, लेकिन स्वाभाविकता, ह्यूमन एरर्स या जो भी हम कहें, नेग्लिजेंस कहें, ये दुर्घटनाएं यथा कदा लैब में होती रहती है। और कई बार तो इसकी बहुत बड़ी जो कीमत है वो हमारे उपयोगकर्ता को चुकानी होती है। कई बार लोगों के आंखों की रोशनी चली जाती है, कई बार हाथ पैरों में एसिड बर्न्स हो जाते हैं, और कई बार जाने अनजाने जो केमिकल्स हैं, जो कार्सिनोजेनिक केमिकल्स हैं, जिसकी परिणति उस व्यक्ति के साथ घटित होती है, कैंसर जैसे रोग से वो ग्रसित हो जाते हैं। और भी इस तरह के कई सारे हेल्थ हैजार्ड्स इनमें जुड़े होते हैं। अप्रशिक्षित लोगों का प्रयोगशाला में काम करना, तो स्वाभाविकता हम अपने रिस्क को बढ़ा रहे हैं, हम दुर्घटना को एक तरह से आमंत्रण दे रहे हैं। लेकिन कभी कभी पर्याप्त प्रशिक्षण ना हो, प्रशिक्षण का अभाव हो, तो भी असुरक्षा का वातावरण रहेगा। और इसीलिए ये प्रशिक्षण कार्यक्रम हमको एक सपोर्ट देगा अपने प्रयोगशाला को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए। अब और क्या कारण हो सकते हैं प्रयोगशाला में दुर्घटना के? अगर हम प्रशिक्षित भी हैं, हमने सब कुछ ट्रेनिंग ली हुई है, हमें सब कुछ आता भी है, लेकिन अगर लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, अगर आप में एकाग्रता की कमी है, तो फिर गड़बड़ियां हो सकती हैं। आसपास अगर बहुत ज्यादा शोरगुल है तो भी गलती होने का चांस है। कई बार हम खुद ही लापरवाही के साथ काम करते हैं, या हमारे साथ जो लोग हैं, हमारे साथ जो विद्यार्थी हैं, अगर वो लापरवाही से काम करते हैं, वो अगर निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तो दुर्घटना को आमंत्रण है। और अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस, हमें तो सब आता है, इतने सालों की नौकरी कर ली, अब हमको कोई क्या सिखाएगा, अगर ये आ जाता है तो आप समझ लीजिएगा कि हम आमंत्रण दे रहे हैं उस दुर्घटना को, उस आकस्मिकता को। तो अति आत्मविश्वास से बचें। तनाव, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन ये तनाव भी आपके कार्य को बिगाड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और कई बार जल्दबाजी होती, किसी ने कहा जल्दी से हमको करके लाओ, तो फटाफट हम गए, काम हमने शुरू किया, हमने देखा ही नहीं कि उसके लिए क्या प्रोटोकॉल है, क्या सुरक्षा के उपाय करने चाहिए। तो जल्दबाजी और अपर्याप्त सुरक्षा उपाय, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, यानी वो भी दुर्घटना को आमंत्रण है। कई बार लैब में रोशनी कम होती है, लाइट चली जाती है, तो क्या करें? तो जरूर उस समय हमें काम रोक देना चाहिए।
इसी तरह से जो भी लैब प्रोटोकॉल हैं, जो भी एसओपीज हैं, उन सब का भी हमें पालन सुनिश्चित करना होता है। अगर नहीं किया तो एक बार फिर हम आकस्मिकता के दायरे में होंगे। तो अब जब आकस्मिकता की बात हो रही है, दुर्घटना की बात हो रही है, लैब में हम बुनसन बर्नर का भी इस्तेमाल करते हैं। हालांकि आजकल तो काफी कुछ हम हीटिंग डिवाइसेस के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर गैस बर्नर इस्तेमाल हो रहे हैं, बुनसन बर्नर हो रहे हैं, तो एलपीजी अपने आप में खतरा है। एलपीजी को हमें एनुअल कॉन्ट्रैक्ट में जरूर रिव्यू करने का जरूरत है। पूरी पाइपलाइन का चेकिंग हो, डिफरेंट जो उसके रेगुलेटर्स हैं, वॉल्व हैं, उन सबका चेकिंग होना चाहिए ताकि सुरक्षित एलपीजी का उपयोग हो सके लैब में। लेकिन कभी अगर लैब में कोई ऐसी घटना हो जाए जिससे आग लग जाए, तो हमारे पास अग्निशामक यंत्रों का होना बहुत जरूरी है। एग्जॉस्ट पंखे जरूरी है लैब में। जो भी हम काम करते हैं, जितने भी फ्यूम्स है, जो भी कोरोसिव फ्यूम्स वगैरह होती हैं, जो भी हार्मफुल गैसेस हैं, वो सब प्रॉपर्ली एग्जॉस्ट हों। लेकिन हाँ, ऐसे अगर कोई गैसेस का चांस है तो उसे हमें फ्यूमिंग हुड के अंदर ही करने की सलाह दी जाती है। साथ ही जो हमारा फर्स्ट एड किट है उसकी सुनिश्चितता हो। रसायन जिस उपयोग के लिए हमें चाहिए उसी में उसका उचित रूप से उपयोग करें। उनके कंटेनर को देखें कि वो ठीक तरह से हैं, किसी तरह से टूटे फूटे नहीं हैं, किसी तरह से उनमें लीकेज नहीं है, वो लूज नहीं है, एयर टाइट कंटेनर हमारे हों। और कई बार अगर कंटेनर खराब हो जाए तो हम सोचते हैं कि जो खाद्य कंटेनर उसका उपयोग कर लें, लेकिन इसको हम कदापि ऐसा ना करें। ठीक से कंटेनरों को बंद करना है और हर कंटेनर को सावधानी पूर्वक पहुंचकर उपयोग के बाद उनके यथास्थान पर रखना है। अगर कुछ इमरजेंसी हो जाए, अगर हमारी आंखों में कुछ चला जाए, कोई केमिकल चला जाए, कभी कभी कुछ स्प्लिट हो जाता है, तो उस समय हमारे पास आई फाउंटेन होने चाहिए, इमरजेंसी शावर की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे अपनी आंखों को हम धो सकें, और साथ ही अग्निशमन यंत्र, जैसा मैंने कहा, उनको भी यथास्थान पर होना चाहिए। आई प्रोटेक्टर्स की हम बात कर चुके हैं, वो बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि बिना इसके कभी भी आप इस तरह के केमिकल के साथ काम ना करें। और त्वचा के संपर्क से हमें सीधे बचना है, और अगर संपर्क हो भी जाए तो हमें तुरंत उस हिस्से को पानी से धो लेना है। और अगर एसिड का बर्न है या अगर अल्कली का बर्न है तो उसके जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उसका हमें पालन करना है। या कभी किसी गर्म चीज से हम जल गए, कभी हॉट प्लेट को हमने छू लिया, कभी किसी गर्म बीकर या किसी ग्लासवेयर को हमने छू लिया, तो उसके लिए भी हमारे पास यथोचित व्यवस्था होनी चाहिए। और हाँ, लैबोरेटरी है तो उसमें भोजन, धूम्रपान, किसी भी पृथक प्रकार का पेय पदार्थ या भोजन का भंडारण हमें बिल्कुल नहीं करना है। और मोबाइल को भी उपयोग नहीं लाना है ताकि इससे हमारा ध्यान ना भटके। हम किसी और काम को कर रहे हैं, मोबाइल की घंटी बजती है, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। एक कॉमन सी प्रैक्टिस जो हमने देखी है विद्यार्थियों में कि वो किसी सोल्यूशन को, विलियन को पिपेट से शक करते हैं, मुंह में रख के उसको खींचते हैं विलियन को, और कई बार वो विलियन उनके मुंह में जा सकता है। तो इस प्रक्रिया को तो मैं तो चाहूंगा कि आप पूरी तरह से रोकें, क्योंकि अगर हम पिपेट से शक कर रहे हैं, बेवजह से हम दावत दे रहे उस केमिकल को हमारे शरीर के कांटेक्ट में आने में, तो बेहतर है कि हम इस तरह के या तो कुछ ऑटोमेटिक पिपेट का इस्तेमाल करें, या जो सक्शन बल्ब हैं, जो प्रेशर बल्ब होते हैं, रबर के जो बल्ब होते हैं, उनको लगा दीजिए, उनसे आप पिपेट से सक्शन कर सकते हैं। कांच के उपकरणों के साथ जब काम करें तो बहुत सावधानी से करें। कई बार हम ग्लासवेयर को गर्म करते हैं, कांच के उपकरणों को गर्म करते हैं, वो टूट जाते हैं, खासकर टेस्ट ट्यूब वगैरह टूट जाती है, वो हमारे हाथों को, हमारे शरीर पे लग सकती है, हमारे साथ काम करने वाले लोगों को उससे नुकसान हो सकता है। तो उसके लिए हमें बेहद सावधानी की जरूरत है। फ्यूमिंग हुड, जो मैं बार बार याद दिला रहा हूं कि उसका उपयोग करना कभी ना भूलें। और जो भी हमारा कचरा है, जो भी केमिकल वेस्ट है, उन सबका उचित हमको निष्पादन करना है। अब चूंकि बात सतर्कता और सावधानी की हो रही है, तो हम जो भी केमिकल उपयोग करने जा रहे हैं, एक बार फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा इस मॉड्यूल में कि उस लेवल को पढ़ने की हमें बहुत जरूरत है। उस लेवल के माध्यम से ही हमें उस केमिकल के बारे में समग्र जानकारी प्राप्त होती है। यहां यह भी जरूरी है कि अगर गलती से कोई केमिकल्स आपस में मिक्स हो जाएं, हमने कंटेनर को खुला छोड़ दिया, कोई कंटेनर से केमिकल स्पिल हो गया, नीचे गिर गया, दो केमिकल आपस में मिल सकते हैं। कभी कभी इन केमिकल्स का मिलना बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण हो सकता है। कैसे, अभी मैं आपसे बात करूंगा कहां पर खतरा हो सकता है। और सामान्यतः जो मूल पदार्थ हैं जिनको मिक्स करते हुए हम अभी देखते हैं, उससे बनने वाला जो नया पदार्थ है, जो परिणामी यौगिक है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जैसे क्लोरीन और अमोनिया, दोनों ठीक है, क्लोरीन अमोनिया ठीक है, लेकिन अगर दोनों आपस में मिल गए तो क्लोरामीन गैस बन जाती है। और आप जानते हैं कि क्लोरामीन गैस कितनी खतरनाक है, कितना नुकसान ये वहां पर काम करने वाले लोगों को पहुंचा सकती है। तो खतरनाक जो भी रसायन है, उनका उपयोग करते समय
खाना पीना या धूम्रपान ना करें। इसको पुनः मैं यहाँ पर आपके लिए रिमाइंड करना चाहूंगा। जो भी सुरक्षा उपकरण यानी जो पीपी किट है उनका हम इस्तेमाल करें। कंटेनरों पर जो भी हम सोल्यूशन बना रहे हैं उन पर अपने लेबल लगाएं, लेबल पर उसकी डेट लिखें, अपना हस्ताक्षर करें और किस पर्पस के लिए बनाया गया उसको भी जरूर लिखें। और हमेशा अपने हाथों को साबुन से धोने की आदत डालें। और सभी यूजकर्ताओं के लिए, सभी उपयोगकर्ताओं के लिए वहां पर नोटिस बोर्ड पर जो भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है, इमरजेंसी फोन नंबर है, वो भी वहां पर डिस्प्ले होने चाहिए ताकि आवश्यकता होने पर उनको कॉल किया जा सके। और जैसे हमने रसायनों के निष्कासन की बात की, उनके निष्पादन की बात की है, ऐसे टूटे हुए जो ग्लासवेयर्स होते हैं उनका भी निष्पादन बहुत जरूरी है। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम इन ग्लासेस को, टूटे हुए ग्लासवेयर्स को हम इकट्ठा कर लें और उनको हम रिसाइकलिंग के लिए भेज सकते हैं और उससे पुनः कुछ ग्लासवेयर्स का निर्माण भी संभव होता है। केमिकल्स के चखने की या उसे सूंघने की बिल्कुल प्रैक्टिस न करें। हाथों को साबुन से धोने की प्रैक्टिस को हमेशा रखें। सारे नियमों को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करें। लैब की टाइम टेबल वहां पर आप रखें और आपातकालीन नंबर, जैसा अभी मैंने आपसे कहा, मैं पुनः आपसे अनुरोध करूंगा कि इसकी जानकारी को आप अवश्य ही दर्शाएं। अब बात करें हम नाइट्रिक एसिड के भंडारण की। ये सबसे खास है। सामान्यतः हम नाइट्रिक एसिड को अन्य केमिकल के साथ रख देते हैं, लेकिन ध्यान रखिए नाइट्रिक एसिड को हमको अकेले संग्रहित करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है। कई सारे जो केमिकल्स है इसके कांटेक्ट में आकर के वो कंटामिनेट हो सकते हैं और साथ में कुछ हार्मफुल इंपैक्ट भी वहां पर आ सकता है। जो भी हम एरिया चुने नाइट्रिक एसिड के भंडारण को, वो ऐसा हो जहां पर उससे जो भी वेपर्स वगैरह निकल रहे हैं वो बाहर जाएं, यानी वाष्पशील और जितने भी गंधयुक्त रसायन हैं नाइट्रिक एसिड के साथ साथ उन सबको हमें हवादार स्थान पर संग्रहित करने की आवश्यकता है। समय समय पर इलेक्ट्रिक फिटिंग, इंसुलेशन और अर्थिंग की भी हमको जांच करनी है। कोई भी अगर आपात स्थिति आ जाती है तो हमारे पास क्या एहतियाती इंतजाम है इसकी भी हमारे पास पूरी सूची होनी चाहिए। और लैब में कोई भी अनऑथराइज्ड कार्य न करें। जो भी आपके इंस्ट्रक्टर, आपके टीचर्स आपको गाइड करते हैं या जो काम आप अपने स्तर पर सोचते हैं मुझे करना है, तो उसकी उचित अनुमति के साथ ही उस काम को आपको लैब में करना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा और बुनियादी चिकित्सा की जो सुविधाएं हैं उनकी भी उपलब्धता को हमें सुनिश्चित करना है। तो चूंकि बार बार मैं कह रहा हूं कि लेवल इंपॉर्टेंट है, लेवल को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, रीड द लेवल फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, तो क्या कुछ जानकारियां देखो मिलती है। एक लेवल को आप देख सकते हो, पिक्टोग्राम कुछ बता रहा है, प्रोडक्ट आइडेंटिफायर कुछ आपको आइडेंटिफाई करता है, कुछ सिग्नल वर्ड्स लिखे होते हैं, कुछ हजार्डस स्टेटमेंट लिखे होते हैं, कुछ प्रिकॉशनरी स्टेटमेंट्स होते हैं और कुछ केमिकल जो मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर या जो भी रिस्पॉन्सिबल पार्टीज हैं उनकी जानकारियां भी उसमें होती है। तो ये आप लेवल से सीख सकते हैं। ऐसा एक और लेवल है जिसमें आप देख सकते हैं कुछ जानकारियां लिखी हुई हैं, कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और कुछ सिंबल्स बने हुए हैं। तो इन सब का क्या मतलब है? तो इसमें आप देखें कि जो हमारे केमिकल्स हैं उस पर कई सारे सुरक्षा संकेतक ये बने होते हैं। हर एक संकेतक का अपना एक आशय है, वो आपको आगाह करता है कि उस केमिकल में कौन सा रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है। तो अगर आपने लेवल पढ़ने की प्रैक्टिस रखी है तो आपको पता चल जाएगा कि जिस केमिकल का आप उपयोग करने वाले हैं उसके साथ कौन सा रिस्क फैक्टर, कौन सा हेल्थ हैजार्ड हमारे साथ एसोसिएटेड हो रहा है। तो लेवल जो कि नॉर्मली नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन डायमंड के माध्यम से डिसाइड होते हैं, उस लेवल में आप देखें कुछ अलग अलग रंग से चीजें लिखी होती है। अगर रेड पर कुछ लिखा हुआ है वो उसकी फ्लेमेबिलिटी यानी ज्वलनशीलता को दिखाता है। नीला है वो आपको हेल्थ के बारे में आगाह करता है कि ये हेल्थ के हिसाब से ठीक है। येलो कलर में अगर कुछ लिखा है मतलब उसकी रिएक्टिविटी को इंडिकेट करेगा, और अगर व्हाइट पोर्शन में कुछ लिखा है तो उसके स्पेशल हैजार्ड होने का संकेत देता है। तो हम देखिए रंग के साथ ही समझ जाते हैं। फिर अगले लेवल में आप देखें कि कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। तो नंबर क्या दर्शाता है हेल्थ हैजार्ड के बारे में, कि अगर 0 लिखा है, आप देखिए येलो पर 0 लिखा हुआ है मतलब कोई हैजार्ड नहीं है, रिएक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई हैजार्ड नहीं। और अगर लेवल में कहूं इथेनॉल का है, इथाइल अल्कोहल का है, तो आप समझ सकते हैं कोई केमिकल कैसा है। अगर 1 लिखा हो कहीं किसी लेवल पर, आप देखिए ब्लू में 1 लिखा है, तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से स्लाइट हैजार्ड की कैटेगरी में है। इथेनॉल स्लाइट हैजार्डस हो सकता है। अगर कहीं नंबर 2 लिखा है तो वो डेंजरस हैजार्ड की कैटेगरी में होगा। और रेड एरिया पे आप देखो नंबर 3 लिखा हुआ है, तो रेड मतलब फ्लैमेबल है और 3 मतलब एक्सट्रीम डेंजर की कैटेगरी में इसको रखा गया है। तो यानी जब आप इसको उपयोग करें तो आपको ध्यान रखना है कि कहीं आसपास फ्लेम वगैरह ना हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप ट्रीट करेंगे। तो लेवल के नंबर, वो नंबर कौन से कलर पर लिखा गया, डायमंड का पिक्टोग्राम उसको आपको क्या कहता है,
उन सब से आप एक सेफ केमिकल के यूज को असरटेन कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ हजार्ड मटेरियल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी HMIS लेवल पर भी कुछ लेटर कोड्स होते हैं, ABCD। ए अगर लिखा है तो सिर्फ हम सेफ्टी ग्लासेस यानी अपनी आंखों के ऊपर अगर हम गॉगल्स या उस तरह के सेफ्टी ग्लासेस लगा लें तो हम उसके साथ काम कर सकते हैं। अगर बी लिखा है मतलब हमको ग्लासेस के साथ साथ ग्लव्स भी यूज करने पड़ेंगे। सी है तो सेफ्टी ग्लासेस ऑन आईज, हाथों में ग्लव्स होंगे और साथ ही पीपी किट या स्पेसिफिक एप्रन आपको यूज करना है। और अगर डी कैटेगरी है तो उसके कुछ स्पेसिफिक प्रोटोकॉल से उनका हमको पालन करना होता है। कुछ ज्वलनशील तरल पदार्थ, उन्हें भी कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट है फर्स्ट पी एंड फर्स्ट सी, जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ केमिकल्स हैं, इथाइल ईथर, इथाइल क्लोराइड। फर्स्ट पी में एसीटोन, इथाइल एसीटेट, मिथेनॉल। फर्स्ट सी में ब्यूटाइल अल्कोहल, जाइलिन और स्टाइरिन से केमिकल्स को रखा गया है। और जो दहनशील तरल पदार्थ हैं उनकी भी श्रेणियां हैं, सेकंड, थर्ड ए, थर्ड बी। सेकंड यानी फ्यूल ऑयल या केरोसिन, सेकंड के साथ साथ थर्ड ए एनिलीन, बेंजल्डिहाइड, नाइट्रोबेंजीन। और थर्ड बी में इथिलीन, ग्लाइकॉल, ग्लिसरीन और बेंजाइल अल्कोहल जैसे केमिकल शामिल हैं। और इन खतरनाक रसायनों को नियंत्रित करने का काम भी कुछ एजेंसियां करती है, जिनमें ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ OSHA इंपॉर्टेंट है, दूसरी नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन NFPA और थर्ड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA है। और साथ में ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी DOT। और अब एक और डेटा शीट की बात कर लेते हैं, जिसे हम मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट कहते हैं या सामग्री सुरक्षा डेटा शीट। ये जो भी केमिकल के मैन्युफैक्चरर हैं उनके द्वारा यह तैयार की जाती है। अगर हम MSDS का अध्ययन कर लें तो उस केमिकल के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें स्वतः ही मिल जाती है। उत्पाद के जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, स्वास्थ्य संबंधी जो खतरे हैं, और अगर कुछ रिस्क एसोसिएट होती है तो जो भी आपातकालीन प्रतिक्रियाएं हैं उन सारी प्रक्रियाओं का वर्णन इसमें होता है। यह हमें तीव्र और दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में बता सकता है जो खतरनाक रसायनों के संपर्क के कारण हो सकते हैं। और अब आखिर में हम बात कर लेते हैं फायर और उसको सीज फायर करने यानी अग्निशामक यंत्र और आग को कैसे कंट्रोल किया जाए अगर कोई आकस्मिकता होती है। तो अग्निशामक यंत्र जैसा हम जानते हैं कई प्रकार के होते हैं, जिसमें फोम हो सकता है, पानी हो सकता है, सूखा पाउडर हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है या फिर गीले रसायन युक्त हो सकते हैं। और ऐसे ही आग को भी कैटेगराइज किया गया है यानी क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। और आग का ये जो वर्गीकरण है क्लास ए, बी और सी में, ये किस प्रकार की सामग्री जल रही है उसके आधार पर किया गया है। तो क्लास ए की आग क्या होगी? जब हम कागज, लकड़ी या कपड़ा जैसे दहनशील जो कार्बन आधारित ठोस पदार्थ हैं उसके कारण अगर आग लगती है तो वो क्लास ए आग है, यानी इसको आसानी से बुझाया जा सकता है। क्लास बी, अगर कोई ज्वलनशील तरल पदार्थ जैसे पैराफिन, पेट्रोल, डीजल या तेल, लेकिन तेल में भी एक्सेप्शन है, खाना पकाने का तेल नहीं, कुकिंग ऑयल को छोड़ देना है, तो इनके कारण अगर आप आग लगती है तो ये काफी डेंजरस हो सकती है। इसको बुझाने का तरीका भी स्पेसिफिक होगा। तो कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर हम यूज करेंगे ये भी हम बात करेंगे। तो क्लास बी फायर। क्लास सी, अगर कोई गैसेस जिसमें ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, LPG इस तरह की जो गैसेस अगर उनमें कोई आग लग जाए तो वो क्लास सी कैटेगरी की आग है और इसको भी प्रिवेंट करने के लिए, इसको भी सीज फायर करने के लिए स्पेसिफिक फायर एक्सटिंग्विशर का हमें उपयोग करना होता है। और एक क्लास डी है जिसमें कि जो हमारी मेटल्स हैं लाइक एल्यूमिनियम, लिथियम, मैग्नीशियम, इन धातुओं को अगर जलाएं तो इनसे जो आग पैदा होगी वो क्लास डी की आग होगी। अगर इलेक्ट्रिक स्पार्क के कारण अगर किसी इक्विपमेंट में आग लगती है तो ये भी एक किस्म की आग है, लेकिन इसको सिर्फ हम विद्युत की जो चिंगारी है, जो स्पार्क का सिंबल है, उससे इसको हम दर्शाते हैं। और एक अंतिम कैटेगरी क्लास एफ है जिसमें हम जो कुकिंग ऑयल है यानी जो फेट्स हैं उनके जलने के कारण जो आग लगती है उसको भी अलग तरीके से सीज फायर करने की आवश्यकता है। तो ये कुछ आग के प्रकार हैं जो हमें जानने चाहिए ताकि तदनुसार हम अग्निशामक यंत्र का उपयोग कर सकें। तो पहला जो अग्निशामक यंत्र है फोम वाले यंत्र हैं जिससे हम क्लास ए और क्लास बी की आग को बुझा सकते हैं। लेकिन जो जलशामक यंत्र हैं उनका उपयोग सिर्फ क्लास ए की आग के लिए उपयोग किया जाता है, यानी जैसा अभी हमने देखा था कि लकड़ी, कागज जैसी कोई ठोस चीज जल रही है तो उसको हम जलशामक यंत्र से उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन अगर क्लास ए, बी और सी, आपने देखा होगा सामान्यतः जो हमारे सीज फायर हैं उनके ऊपर क्लास ए, बी, सी लिखा होता है,
मतलब ये तीनों तरह की आग के लिए उपयोग में लिया जा सकता है, आग को बुझाने के लिए उपयोग किया जा सकता है, जिसमें ठोस, तरल या गैसों का जलना शामिल होता है। तो इसके लिए सूखा पाउडर, ड्राई पाउडर वाले जो सीज फायर हैं उनका उपयोग करेंगे। क्लास बी फायर हो या विद्युत उपकरणों की आग हो, इन्हें डेफिनेटली हम ऊपर के 3 जो सीज फायर हैं उनसे आग नहीं बुझा सकते, उससे बुझाने की कोशिश भी नहीं करनी है। उसके लिए विशिष्ट प्रकार के जो कार्बन डाइऑक्साइड वाले हमारे सीज फायर हैं, अग्निशमन यंत्र है, उनका हमें उपयोग करना है। और क्लास एफ, जो कि हमने अभी देखा था कि जो तेल और वसा के जलने से जो आग लगती है, उस क्लास एफ की आग को बुझाने के लिए जो वेट केमिकल्स वाले सीज फायर्स होते हैं, जिन्हें हम गीले रसायन वाले अग्निशामक यंत्र के रूप में जानते हैं, उनका उपयोग करना होता है। तो मुझे विश्वास है कि इस सत्र से, इस मॉड्यूल से आपको अग्नि या आग के प्रकार और जो अग्निशामक यंत्र हैं उनके उपयोग के बारे में जानकारी मिल गई होगी। यहाँ पर एक और कोड वर्ड है, पास। ये अग्निशामक यंत्र के उपयोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पुल, एम, स्क्वीज एंड स्वीप, हर एक का पहला लेटर। P स्टैंड्स फॉर पुल, बुझाने वाले यंत्र पर लगे पिन को खींचना, यानी जो सीज फायर उसके पिन को निकालिए, पुल कीजिए। जहां आग लगी नोजल को उसके निशाने पर लाना, यानी एम करना है। और फिर जो प्रोडक्ट आपका है, जिसमें जो सीज फायर का जो अंदर जो भी मटेरियल है, उसको आपको ट्रिगर करना है, उसको स्क्वीज करना है। तो उसके लिए स्क्वीज शब्द है। और स्वीप यानी नोजल को एक तरफ से दूसरी तरफ धीरे धीरे स्वीप करना है। तो इस तरह से पास हमको गाइड करता है कि अग्निशमन यंत्र का उपयोग कैसे किया जाता है। अब तक आपने क्या सीखा? प्रयोगशाला में हादसे से बचाव के लिए प्रशिक्षण, सतर्कता और नियमों का पालन जरूरी है। अब अगले मॉड्यूल में जानेंगे कि आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में तुरंत क्या कदम उठाने चाहिए। प्रयोगशाला में रसायनों का स्वाद या गंध लेना सुरक्षित नहीं है। सुरक्षा नियमों को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना आवश्यक है। आपातकालीन संपर्क नंबर और प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं हमेशा उपलब्ध होनी चाहिए। खतरनाक रसायन का लेबल चेतावनी देता है और जानकारी एसडीएस या एमएसडीएस होगा, रसायन सूची से जुड़ी होनी चाहिए। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि इस प्रशिक्षण के माध्यम से हमने क्या क्या सीखा। रसायन प्रयोगशाला में उपलब्ध विभिन्न सामग्रियों जैसे केमिकल्स, ग्लासवेयर्स, उपकरण इत्यादि के बारे में जाना। रसायन प्रयोगशाला में विभिन्न प्रयोगों के लिए आवश्यक विलयनों को तैयार करना सीखा। पदार्थों को रासायनिक तुला पर तौलने की प्रक्रिया को समझा। रसायन प्रयोगशाला का बेहतर प्रबंधन और बेहतर संचालन को सीखा। और यह भी जाना कि सुरक्षित रसायन प्रयोगशाला कैसे संचालित करें तथा इसके लिए कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए। तो मुझे विश्वास है रसायन प्रयोगशाला के संचालन और प्रबंधन के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से आपको लाभ हुआ होगा। अपनी प्रयोगशाला का आप बेहतर प्रबंधन और संचालन कर सकेंगे, सुरक्षा और सावधानी के साथ कर सकेंगे। इस प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण करने तथा अभी जो प्रश्नोत्तरी आपके साथ साझा की जा रही है उसका सही जवाब देकर, यानी उसे उत्तीर्ण करके आप अपना प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रशिक्षण सत्र में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अब तक आपने क्या सीखा? इस प्रशिक्षण के समापन से पूर्व आइए एक बार संक्षेप में उन महत्वपूर्ण बिंदुओं की पुनरावृत्ति करें जिन्हें हमने पूरे पाठ्यक्रम के दौरान सीखा। रसायन प्रयोगशाला एक ऐसा स्थान है जहां सुरक्षा, अनुशासन और वैज्ञानिक विधियों का पालन अनिवार्य होता है। प्रयोगशाला में किए जाने वाले कार्य जैसे अनुमापन, संश्लेषण, पृथक्करण और विश्लेषण छात्रों और कर्मचारियों की व्यावहारिक दक्षता को सुदृढ़ करते हैं। प्रयोगों के लिए उपयोग में आने वाले रसायनों की सही पहचान, वर्गीकरण, लेबलिंग और भंडारण सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत आवश्यक है। मोलर, नॉर्मल और प्रतिशत विलयनों की तैयारी हेतु सटीक मापन और विधि अनुरूप प्रक्रिया अपनाना प्रयोगों की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। प्रयोगशाला उपकरणों और ग्लास सामग्री का नियमित निरीक्षण, सफाई एवं रखरखाव उनकी कार्यक्षमता और दीर्घायु बनाए रखने में सहायक है। प्रयोगशाला में सुरक्षा मानकों,
व्यवहारिक अनुशासन और आपात स्थितियों से निपटने की तैयारी अत्यंत आवश्यक है। अपशिष्ट प्रबंधन को पर्यावरणीय दृष्टिकोण से उचित तरीके से लागू किया जाना चाहिए। आपातकालीन स्थितियों में प्राथमिक उपचार और त्वरित प्रतिक्रिया का ज्ञान प्रयोगशाला में कार्यरत सभी व्यक्तियों के लिए अनिवार्य है। अब आप मूल्यांकन हेतु तैयार हैं। आइए अगले चरण में कुछ प्रश्नों के माध्यम से यह परीक्षण करें कि आपने इस प्रशिक्षण से क्या-क्या अर्जित किया है। इसके पश्चात हम पाठ्यक्रम का औपचारिक समापन करेंगे।